जब फिल्म आई है आपने कोर्ट में केस भी किया, लेकिन डायरेक्टर का कहना है कि नहीं, ये मेजर मोहित शर्मा पे नहीं बनाई मैंने। रणवीर सिंह को बिल्कुल उसके साथ अटैच करके आप डाल रहे हैं, और जो उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया है उसमें भी, उसका ट्रेलर में भी वही है। जब फिल्म के ट्रेलर वगैरह आने शुरू हुए तो जितने भी सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स थे वो पूरी फिल्म को मोहित से लिंक करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें एप्रीहेंशन ये था कि अपनी पब्लिसिटी के लिए और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो मोहित को कवर बना रहे हों, फिर ताकि लोगों में इंस्पिरेशन और लोग मैक्सिमम फिल्म देखने जाए। तो कौन आदमी बिलीव नहीं करेगा कि ये मोहित पर नहीं है। जब वो ऑपरेशन करके आए होंगे जो आतंकवादी को मारा, तो आपको पता लगा कभी? नहीं, कुछ उसके बाद था ना, जब आपने निजामुद्दीन स्टेशन का पोजीशन थी, आया तो बताया थोड़ा इसने कुछ नहीं बताता था वो हमारे कहाँ हूँ कैसे हूँ। उसी कश्मीरी उसमें था, फिल्म पहन रखा था, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई थी। आपने कहा नहीं ये बाल कटवाते नहीं बेटा, क्या चक्कर है? बहुत जरूरी है वहाँ पर रहना इस तरह से। चलिए, एक बार गोली लगी तो आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं लग पाया? हमको पता ही नहीं था जी। और जैसे उसकी अपनी हुलिया बना कर रखता था, उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था। और लैंग्वेज पर इतना कमांड था उसको, कश्मीरी लैंग्वेज बोलना, पश्तो बोलना, वहाँ का रहन सहन, खान पान, एक्सेंट उसका बिल्कुल वही था जो कश्मीरी मुसलमान का होता है। जो पाकिस्तान के आतंकवाद चलता था वहाँ पर, उसके दिमाग घुसा हुआ था, मैं जाऊँगा आर्मी में, कमांडो बनूंगा और मैं इन आतंकवादियों का खत्म करूँगा। जब उन्होंने शादी की तो आपसे चर्चा की थी? हमने मना कर दिया था, उसने की थी। 2.5 साल रुका रहा वो, लेकिन उसकी जो वहाँ पे आदमी थे वो नहीं माने, उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई है। मतलब कोर्ट मैरिज हुई हो? हाँ, कोर्ट मंदिर में की उन्होंने, जहाँ की उसके बाद कोर्ट से रजिस्टर करा लिए। जब इनको गोली लग गई आपको सबसे पहले कब जानकारी मिली? हमें तो 1 दिन के बाद में मिली, मतलब वहाँ से रात को 1:30 बजे। तो वहाँ से उसको इवैक्यूएट किया, हॉस्पिटल आए, उसकी लाइफ को बचाने की कोशिश की। तो जब वहाँ डिक्लेयर हो गया कि भाई ही इज नो मोर, तो रात को 21 तारीख को रात को 1 बजे हमारे पास आर्मी से 2 ऑफिसर जो थे आए पूछते हुए। तो रात को 1-1:30 बजे आए, दरवाजे हमारे गेट खोला, मुझे पता नहीं कैसे आ गए इस टाइम पर ये लोग। तब उन्होंने हमको मैसेज दिया कि भाई मोहित नहीं रहा। और एक लंबे अरसे से आपकी मांग रही है कि जो शहीद के माता पिता रहते हैं, अगर शहीद शादीशुदा हो तो उसके राइट्स के लिए आप आर्मी से लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं। जो शहीद होते हैं उसमें 2 ग्रुप हैं। एक तो वो जो अनमैरिड जवान ऑफिसर्स होते हैं। अनमैरिड जवान ऑफिसर्स की जो विल होती है जब ज्वाइनिंग के टाइम पे, वो माँ के नाम लिखी जाती है। उसमें तो सारे बेनिफिट माँ को मिलते हैं, लाइफ लॉन्ग मिलते रहते हैं। जो मैरिड ऑफिसर शहीद होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी विल जो है उसकी शादी होते के साथ जैसे जो ज्वाइन करता है तो उसकी विल जो है उसकी वाइफ नाम कर देते हैं, वो सब कुछ लेके चली जाती है, पेरेंट्स को भी जोड़ देती है। जिनके बच्चे शहीद होते हैं तो उन पेरेंट्स के भी तो कुछ जज्बा है, उनको भी तो कुछ मतलब इज्जत चाहिए, कुछ रेस्पेक्ट चाहिए। लाइफ पार्टनर लड़कियां रोज़ बदलती हैं, बेटा कभी दोबारा नहीं आता माँ का जाने के बाद। आप देखिए आज के कितने डाइवोर्स और कितने कुछ हो रहे हैं, कौन लड़की टिकना चाह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने और आज़ाद कर दिया। जब से धुरंधर फिल्म आई है, शहीद मेजर मोहित शर्मा की चर्चा चारों तरफ हो रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या मेजर मोहित शर्मा पर धुरंधर बनी है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर ये बता चुके हैं कि मेजर मोहित शर्मा पे ये फिल्म नहीं बनी, लेकिन आज हम पहुंचे हैं शहीद मेजर मोहित शर्मा यानी असली धुरंधर के घर। कैसे पाकिस्तानी आतंकी कैंपों में उनके नाम का खौफ था और कैसे उनके निशाने पर अक्सर पाकिस्तानी आतंकी रहा करते थे। उनका बचपन कैसे बीता, उनकी जवानी कैसे रही और शहीद होने तक का पूरा सफ़र इस इंटरव्यू में हम आपको बताने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता पिता, जो उनसे जुड़ी कई कहानियां साझा करने वाले हैं। स्वागत है आपका। आंटी, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे उनका जो बचपन की जर्नी थी, क्या इसी घर में बीती? पूरा उसका बचपन यहीं बीता है, इसी घर में बीता है। और क्या वो आम बच्चों की तरह थे? आपने कैसे उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी कि अक्सर उनके जो साथी ये कहते हुए सुने जाते हैं कि वो कहते थे कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा दुश्मन के हाथों, भले मैं शहीद हो जाऊं। बचपन से उसको बहुत चीज़ें ऐसी थी कि जो बिल्कुल अलग करता था। मैं वर्किंग थी और 5th क्लास में उसने यहाँ एडमिशन लिया था होली अंजेस में। तो स्कूल से भी भाग करके उसकी टीचर घर आती थी पूछने के लिए कि मोहित आज नहीं है। वो क्या करता था, किसी के घर चला गया, किसी दोस्त के ऊपर से 1st फ्लोर से नीचे कूद गया। पता चला शाम को कि 1st फ्लोर से नीचे कूदा, भी चोट लग जाती। कहते क्या हो गया, चोट लग जाती तो देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है। तो उसकी ये था। और साइकिलिंग उसका ये था कि उसको ट्यूशन को भेजते थे कि भाई जाओ थोड़ा पढ़ लो यहाँ वहाँ।
तो साइकिल लेकर के अपना वहाँ टीचर के यहाँ तो जाता नहीं था, अपना घूम आता था, यमुना विहार तक साइकिल पे चला जाता था। फौज में जाने का कैसे सोचा उन्होंने, क्योंकि आपके परिवार में अभी तक कोई फौज में नहीं रहा जितना हमें पता है। पता नहीं, कह नहीं सकते, बहुत छोटा था तो कभी कभी जैसे हम देखिए लग्जरी तो हर एक की लाइफ में नहीं मिलती है, तब हमारे पास प्रिया स्कूटर हुआ करता था, तो हम स्कूटर पे जैसे जा रहे थे, मधुर अपने मामा के साथ बैठकर चला गया, वो हमारे साथ बैठ के गया, तो आगे खड़ा हुआ था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करोगे अब तुम? कहते क्या करना है, मैं तो कहीं दूर चला जाऊँगा और आपको परेशानी नहीं होगी, मैं पैसे तो भेजता रहूँगा कमा करके और भैया आपके साथ रहेगा। मैंने कहा ऐसे हमें पैसे थोड़ी चाहिए, हमें तो कि नहीं मम्मी पैसे भी तो चाहिए होते हैं जीवन में। बहुत छोटा था तब वो 5-6 साल का ही था। तो अब पता नहीं उसकी ज़िंदगी में वो फौज उसके पैदाइशी दिमाग में घुसी हुई थी या क्या था। तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बड़ा उससे अच्छा था, ये भी अच्छा था, पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था। आपका क्या सपना था कि मोहित शर्मा क्या बने, मतलब आप क्या सोचते थे? हमारा सपना तो यही था कि बड़ा भाई या इंजीनियरिंग में छोटे में चला जाए, बाद में अच्छा जॉब करें, अपना सेटअप करें, अपना बिजनेस जो भी है, तो अपनी लाइफ इनकी सेटल हो जाएगी। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो फौज में जाएगा। तो उसके अंदर था इंटरनली ऐसा कि नहीं मुझे आर्मी फौज में जाना है। आज एनडीए में भी क्या हुआ कि इसने जिस तरह ट्रेनिंग की वहाँ पर, वो मतलब एग्जाम्पलरी है। हॉर्स राइडिंग का बेस्ट प्लेयर था, बॉक्सिंग का चैम्पियन था, स्विमिंग का चैम्पियन था। एकेडमी में भी उसकी 9.5 आउट ऑफ 10 रैंकिंग थी और अपॉइंटमेंट भी था वहाँ पर डीजीसी जो होते हैं। तो उसके बाद हमने जब 2 साल के बाद में 3rd ईयर में ऑप्शन होता है वहाँ पर कि आप आर्मी में जाओगे या नेवी में, एयरफोर्स में। तो हमने कहा तुम एयरफोर्स में निकल जाओ या नेवी में निकल जाओ, कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है और आर्मी में इन्फेंट्री में ही जाना है, मुझे और किसी लाइन में नहीं जाना है। मेरे को ऐसी क्या जल्दी है कि असली फ़ौज तो इन्फेंट्री होती है ना, बाकी सब तो हेल्प होती है, एनसीसी है उसकी। और उसमें भी मेरे को फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस जो है मेरी है पैरा फोर्सेस, मुझे कमांडो ही बनना है। तो या तो ये बचपन से कभी भी उसके दिमाग जो पाकिस्तान के आतंकवाद चल रहा था वहाँ पर, उसके दिमाग घुसा हुआ था मैं जाऊँगा आर्मी में, कमांडो बनूँगा और मैं इन आतंकवादियों को ख़त्म करूँगा। तो अपनी 10 साल की लाइफ में आर्मी की वो मैक्सिमम टाइम जो इसने कश्मीर में गुजारा है, तो ये उसका सपना था मुझे कमांडो ही बनना है। कितने आतंकवादियों को मारा होगा उन्होंने आपको? अब ये तो हमको तो बताते नहीं है, कभी एक दो का जिक्र नहीं आता जो जनरल ऑपरेशंस में होते हैं, लेकिन जो 2 ऑपरेशंस हुए इसके वो तो मतलब वेल नोन है। एक तो शोपिया में जो इसने 2 आतंकवादियों को मारा है वो, और एक जो 2009 में उसने 4 आतंकवादी मारे हैं और 2 अपने बडीज़ की लाइफ को बचाया है। और बाकी सारे अंडर कवर ऑपरेशन होंगे? बाकी सब अंडर, पर ये था वहाँ पर तो उनकी पूरी यूनिट के अंदर कि कोई भी ऑपरेशन आता था तो उनका सीईओ ये कहता था मोहित ही जाएगा इस काम के लिए, हमेशा तैयार रहता था। और दूसरी इसकी खूबी वहाँ पे ये थी कमांडर रहते हुए कि वो अपनी इंटेलिजेंस अपने आप किया करता था। लैंग्वेज वहाँ की आती थी, कश्मीरी में थे उसके हम उम्र आदमी, उनसे दोस्ती कर लेना, शाम को अपनी बाइक उठाई बुलेट और गांव में चला गया, लोगों से उठना बैठना खाना पीना। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी उसकी कि उसके शहीद होने के भी कई साल बाद तक कश्मीर के लड़के हमारे घर आते थे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, एक उसका दोस्त था, वो जब उसकी अपनी शादी हुई तो अपनी बीवी को लेकर हमारे घर आया कश्मीरी थे? कश्मीर से। मुझे बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे वो, और मैं जो भी हुआ उन्हीं की वजह से हूँ। कश्मीरी लोकल? कश्मीरी लोकल उबैद आया, हमारे पैर छुए, इन्होंने उसकी वाइफ को गिफ्ट वगैरह दी। उसके हम जो प्रोग्राम होते थे उसके याद में हम लोग स्कूल पर चलाते थे, तो उन प्रोग्राम में भी वो लोग आते थे। उन दोनों तो ब्रदर 4-5 साल तक तो लगातार आते रहे। अच्छा, उनके कई जूनियर और सीनियर्स कमांडोज से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो सिर्फ ऑपरेशंस के लिए बने हुए थे। हाँ, मतलब वो आम फौजी नहीं था, वो ऑपरेशंस के लिए बने थे और लैंग्वेज सीख जाते थे, पश्तो पे पकड़ बना लेना और लगातार मतलब सुनते रहना, दुश्मन को इंटरसेक्ट करना। तो कभी किसी ऑपरेशंस के बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं की उन्होंने? हमसे कोई चर्चा नहीं। एक बार गोली लगी तो आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं लग पाया? हमको पता ही नहीं था। और जैसे उसकी अपनी हुलिया बना के रखता था, उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था। अब इसी ऑपरेशन के बाद में जो ऑपरेशन इसने की थी शोपिया वाली, वो घर छुट्टी आने वाला था जी। तो उसकी ट्रेन निजामुद्दीन रुकनी थी, मधुर उसको लेने के लिए वहाँ पे गया। स्टेशन पर वहीं जो ट्रेन थी वहीं टर्मिनेट हो रही थी, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, आगे पीछे सारे में देख रहा है तो कहीं मोहित दिखाई नहीं दिया। तो ये बहुत परेशान था, इसे सारे डिब्बे देख के घुस के तो कहीं मोहित दिखाई नहीं दिया, तो ये बड़ा परेशान सा था। तो पीछे से जो था इसने मोहित के कंधे पर हाथ रखा भैया के कि हाँ हेलो भैया मुझे पहचाना? अरे तू मोहित है कि हाँ मैं मोहित हूँ। ये पोजीशन थी उसकी, यानी उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल था। और लैंग्वेज पर इतना कमांड था उसको, कश्मीरी लैंग्वेज बोलना, पश्तो बोलना,
वहाँ का रहन सहन, खान पान, एक्सेंट उसका बिल्कुल वही था जो कश्मीरी मुसलमान का होता है। वही अपना फिरन वगैरह पहन के रहता था, उसकी अपनी ही इंटेलिजेंस होती थी। और ये जो ऑपरेशन हुआ लास्ट वाला, इसमें भी उसने अपना प्रपोजल दिया था कि साहब जैसे आप सोच रहे हैं कि वहाँ कुछ आतंकवादी हैं, कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा हाइड आउट है उनका और काफ़ी नहीं से वहाँ पर। तो ये ऑपरेशन जो है रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल है, हम इसको जो है सुबह देखेंगे। तो इस ने कहा नहीं आप लोग रहो, हम पीछे से आर भेजते हैं आपकी सपोर्ट के लिए। तो रात को 12 बजे उन्होंने उसको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद में ऑपरेशन चला। और ये भी कह रहे लास्ट में मैसेज था इनका कि कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए आतंकवादी, जब इनको गोली लग गई। हाँ, तो आपको सबसे पहले कब जानकारी मिली? हमें तो 1 दिन के बाद में मिली, मतलब वहाँ से रात को 1:30 बजे। तो वहाँ से उसको इवैक्यूएट किया, हॉस्पिटल है, उसकी लाइफ को बचाने की कोशिश की। तो जब वहाँ डिक्लेयर हो गया कि भाई ही इज नो मोर, तो रात को 21 तारीख को रात को 1 बजे हमारे पास आर्मी से 2 ऑफिसर जो थे आए पूछते हुए। तो रात को 1-1:30 बजे आए, दरवाजे में हमारे गेट खोला। मुझे पता नहीं कैसे आ गए इस टाइम पर ये लोग। तब उन्होंने हमको मैसेज दिया कि भाई अब मोहित नहीं रहा। जी। तो अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो फिर न्यूज़पेपर्स में टीवी में आने शुरू हो गई थी उसकी लाइव फोटो वगैरह सब कुछ। उसकी वाइफ तो अगले दिन शाम को आई थी, उसकी वाइफ नहीं आई थी। नेक्स्ट डे आए हो। सो हमने बात की उनके बचपन की, अभी बात कर रहे हैं जैसे फिल्म आई है, आपने कोर्ट में केस भी किया, लेकिन डायरेक्टर का कहना है कि नहीं ये मेजर मोहित शर्मा पे नहीं बनाई मैंने। सो आगे आपको क्या लगता है, आगे कोई बायोपिक मतलब नहीं, जब ये फिल्म जब फिल्म के ट्रेलर वगैरह आने शुरू हुए तो जितने भी सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स थे वो पूरी फिल्म को मोहित के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें एप्रीहेंशन ये था कि अपनी पब्लिसिटी के लिए और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो मोहित को कवर बना रहे हों कि ताकि लोगों में इंस्पिरेशन और लोग मैक्सिमम फिल्म देखने जाए। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने जो था, मेरे बेटे ने मधुर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि ये क्लियर होना चाहिए। तो जब उसने उसके बाद में आदित्य धर का भी उस नोट आ गया कि ये फिल्म जो है उसकी लाइफ के ऊपर आधारित नहीं है। हाँ, इंस्पायर जरूर हो सकती है, लेकिन अगर हम कभी बायोपिक फ्यूचर में बनाने की कोशिश करेंगे तो मोहित के ऊपर बायोपिक जरूर बनाएंगे। लेकिन फिर भी जो यूट्यूब पर उसके आने बंद नहीं हुए वो, तो यार उसकी जो डाउट है क्लियर करने के लिए हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। ये क्लियर हो जाए कि ये मोहित के ऊपर कोई फिल्म आधारित नहीं है। दूसरी बात ये भी है तो ना उसके कि बाद उसमें में जो वो है ना रणवीर सिंह को बिल्कुल उसके साथ अटैच करके आप डाल रहे हैं, और जो उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया है उसमें भी उसका ट्रेलर में भी वही है, तो कौन आदमी बिलीव नहीं करेगा कि ये मोहित पर नहीं है। तो उसकी बॉडी फिगर ना, उसकी दाढ़ी बाल सब वो बिल्कुल जो उसका गेटअप था वो मोहित की तरह बना कर रखा गया। जैसे मोहित इफ्तिकार बन के गए थे। मैं दिखा देती हूँ, मोहित उसके साथ बिठा रखा है, उन्होंने मोहित का फोटो भी डाल रखा है उसके साथ। यानी इंस्टा के जो यूट्यूबर्स वगैरह आप कह हाँ, रहे हैं, उसमें भी है, मेरे पास जो वीडियो सोशल भेजते रहे मीडिया- हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे। और जो इनका जो वो आया है ट्रेलर आया है उसमें भी उसको जो है एक तरफ तो उसको बिठा रखा है इसको तुम्हारा रणवीर सिंह को, और उसके पास में उसको मोहित का फोटो डाल रखा है। तो ये चीज़ गलत है ना। जो चीज़ है, आप अगर कोई मूवी बना रहे हैं तो आप उसी को इस्तेमाल कीजिए, कि दूसरी का वो फोटोग्राफ्स क्यों डाल रहे हैं उसके साथ। तो ये तो एक सस्पेंस है ना बीच में। तो हमें तो जाना ही था जी, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमें भी तो लगता है कि व्हाट ही इज डूइंग विदाउट आवर कंसेंट। तो हमें पता चलना चाहिए ना कि हमारे बेटे ने जो कुछ किया है वो हमारे सामने भी तो आना चाहिए ठीक से, जी। और हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ ठीक है यानी, क्योंकि जो उसने डाल रखा है उस पर हमारी फैमिली पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि वो जो रणवीर सिंह उसको जो पीछे बांध करके उसको खींच रहा है और मार रहा है चैन से, मोहित ने ऐसा नहीं किया। आप अगर पाकिस्तान में ये मूवी लोग देखेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर भी अटैक हो। एवरीबडी नोज, हमारे घर का पता है सबको, हमारी फैमिलीज़ का पता है। इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है मोहित का कि हम लोग को दुनिया जानती है। जी। मैं जागेश्वर गई थी, वहाँ लखनऊ से 2 लड़के आए हुए थे, उन्होंने मेरे पैर चूमे के, मेरे पैर भी कोई छू रहे, मैं तो नहीं जानती आपको, कहेंगे आप मेजर मोहित की मदर है। तो जो आदमी मतलब इतने हाईलाइट है तो वो कोई भी आदमी हमारा कुछ भी कर सकता है। हमारे पास इससे सिक्योरिटी ऐसी जो टेलर आया, हमारी तो सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म है। और जिस एज में हम चल रहे हैं तो हमारे लिए तो एक परेशानी वाली बात है ना। एटलीस्ट जो काम करो आप सोच खुल के करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको अपनी सुरक्षा की चिंता है, तो आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो सीएम योगी से कुछ आप मैसेज देना चाहें हमारे थ्रू? दे दीजिए, बिल्कुल, हमें तो है परेशानी। तो आप फ्यूचर में चाहेंगे कि बायोपिक बने आपके बेटे पे, जैसे विक्रम बत्रा पे बनी, तो आप क्या चाहते हैं, कौन हीरोज में हो, किसको लगता ये है? तो डिपेंड करता है। देखिए, जो बाइक बनाएगा
ये उसका वो है जी। मतलब डिसीज़न, क्योंकि हम लोग मतलब उस लाइफ में मतलब इस इंडस्ट्री में नहीं है, तो जो बनाएगा बाइक वो उसका अपना डिसीजन है कि वो कैसे बनाएगा। जैसे क्या विक्रम बत्रा पे फिल्म बनी तो जो उनके पेरेंट्स थे या उनकी जो फियांसे जिनसे शादी होने वाली थी, तो फिल्म की डायरेक्टर, फिल्म के जो हीरो हीरोइन, वो सारे लोग उन लोगों से जाके पहले मिले, कुछ दिन रहे उनके साथ कि कैसे उनकी लाइफ थी, कौन थे विक्रम बत्रा। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में जब फिल्म बने बायोपिक, क्योंकि कई बार चर्चा हुई, कई डायरेक्टर्स चाहते भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से किताब भी आई है कुछ साल पहले, इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस, जो हमारे ही सहयोगी शिव अरूर जी ने लिखी है, तो इफ्तिकार जिस तरीके से ये बन के गए और कैसे पाकिस्तान के दो खूंखार आतंकवादी हिजबुल के जो कहे जाते थे उस ज़माने में कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा हत्याओं को अंजाम दे रहे थे, कैसे मेजर मोहित शर्मा ने उनको ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उनका जो पूरा नेटवर्क था वो आर्मी को आके बताया कि कैसे वो लोग अपना नेटवर्क चला रहे हैं और कश्मीर में कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से जो भी फिल्म बनाए इसके ऊपर आपसे चर्चा करनी चाहिए उनको? नहीं, हाँ, पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, वो हमसे जो भी हेल्प चाहेंगे वी विल देंगे उनको। और एक लंबे अरसे से आपकी मांग रही है कि जो शहीद के माता पिता रहते हैं, अगर शहीद शादीशुदा हो तो उसके राइट्स के लिए आप आर्मी से लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं कि देखिए, आर्मी से तो हमने नहीं लगाई है, हम तो कोर्ट में गए हैं सीधा। और उसमें दूसरी बात ये है कि आर्मी को खुद ही सोचना चाहिए कि जो जिनके बच्चे शहीद होते हैं तो उन पेरेंट्स के भी तो कुछ जज्बा है, उनको भी तो कुछ मतलब इज्जत चाहिए, कुछ रेस्पेक्ट चाहिए। उनकी क्या जगह है, बस एक उनका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म पेरेंट्स के लिए है। उसकी जो लास्ट राइट्स की हैं वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। उसका अशोक चक्र है या जिसको जो भी मतलब गैलेंट्री अवार्ड मिलता है वो उसके पेरेंट्स को मिलना चाहिए, उसकी फैमिली, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ वहीं तक सीमित होती हैं अपने हस्बैंड तक, और उनके पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है कि भाई ये वो तो चाहे कूड़े में फेंके, कहीं फेंके उसके जाने के बाद, और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की संभाल के ही रखेगी। कल को वो मैरिज, बहुत सी तो देखिए लड़कियां ऐसी हैं कि जो 2-2 3-3 शादी, तो उनके अवार्ड को कौन संभाल के रखेगा। ये हमारे लिए तो एक वो होगा कि उसके लास्ट राइट की चीज़ें हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं वो हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो देखेंगे कि हाँ भाई हमारा कोई चाचा था या वो था जिसने देश के लिए ये किया, और ये सब उसकी जो है वैल्यूबल्स चीज़ें हैं जो उसने लास्ट में उनको जो है दी गई हैं, जैसे उसके शूज़ हैं या उसकी बुलेट जो उसको लगी है, उसकी यूनिफॉर्म्स हैं, वो पेरेंट्स को दी जाएँ ताकि उनका एक अपने घर में सजा कर उसको एक हेरिटेज की जगह बना कर रखा जाए कि हाँ वो हमारा बेटा था या वो हमारे परिवार का एक आदमी था। जो हमारे घर वाले भी आज भी कहते हैं कि वो तो एक घर, इस घर के लिए भागीरथ था जो यहाँ आया और चला गया। जो मेरे देवर हैं, इनके चाचा के लड़के हैं, सब लोग, तो हम लोग एक परिवार से जुड़े हुए हैं। लड़की तो सिर्फ हस्बैंड से ही जुड़ी होती है, और जिस दिन हस्बैंड से भी जुड़े ना जुड़े ये तो देखिए मैं नहीं कह सकती, पर जुड़ी हस्बैंड से ही होती है। लेकिन उसके बाद में उसके पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है कि उसकी चीज़ कहाँ है, कोई उसके जूते फेंक देगा कोई, तो हम लोग उसकी चीज़ें संभाल कर रखेंगे जिसमें बच्चे देखेंगे कि हाँ भाई ये गोली यहाँ लगी थी मेरे चाचा को या ये हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो है पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। और आप कहते हैं भले फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ पेरेंट्स ये भी डिमांड करते हैं, कई केसेस हमने देखे हैं हाल फिलहाल के कई सालों में, कि जिसमें पेरेंट्स ने कहा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, यानी पेंशन का कोई हिस्सा नहीं मिलता। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, हमें एक पैसा भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम नहीं कहते हैं। लेकिन मैं 1-2 मीटिंग्स में इनकी गई हूँ, वो वहाँ होती है शहीद भवन है IIT गेट के पास, वहाँ पर मिस्टर चतुर्वेदी आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि देखिए जिनको 9,000 पेंशन मिलती है, जिन पेरेंट्स को, उनको कुछ नहीं मिलने की ज़रूरत है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना उनको CSD की फैसिलिटीज़ मिलेगी। भाई क्यों? एक लेडी जिसका हस्बैंड मतलब चला गया, चलिए ठीक है, उसको आपकी 100% आपकी सैलरी हो गई इस बच्चे की जो है शहीद हुआ है, ठीक है, वो खुद को भी उसको आपने नौकरी दे दी, उसकी वो 100% अपनी हो गई। यूपी गवर्नमेंट या JK गवर्नमेंट जो भी देती है जिस स्टेट में है, उसका सारा पैसा उसको आपने उसको दे दिया है, उसके सारे राइट्स आपने उसको दे दिए। व्हाट द पेरेंट्स विल डू विद 9,000? वो अपना इलाज भी करा लेंगे उसमें 9,000 में, अपनी दाल रोटी भी खा लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, अपने रिश्ते भी निभा लेंगे। व्हाट इज़ दिस? एक आदमी का तो 5 लाख में गुजारा नहीं हो जो सिंगल मैन है? और एक जो पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी से लास्ट उसमें है, उनको सहारे की भी ज़रूरत है, उनको आप 9,000 में विदा कर रहे हैं। क्यों भाई? किस लिए?
मेरी बहुत हंस के आप टाल देते हैं, व्हाट इज़ दिस। इस पर देखा जाए, सोचा जाए, इसको जो है राजनाथ सिंह जी मतलब डिफेंस मिनिस्टर सोचे, राष्ट्रपति सोचे कि भाई क्यों पेरेंट्स, जो पेरेंट्स तिल तिल करके अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उन पेरेंट्स के साथ इतना अन्याय नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हर आदमी फाइनेंशियली अच्छा नहीं होता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो आज तक ट्रेन में भी नहीं बैठे हैं और अपने बच्चों को खो करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और मैंने देखा है अपनी आंखों से। एक फैमिली कश्मीर की थी, उसके फादर का जो बाईपास होनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, डीएम ने अपने अकाउंट से 50,000 रुपये दिए। चुन्नी लाल करके है वो आदमी, कटरा में उसका ऑपरेशन हुआ था। तो क्यों, कम से कम वो फैसिलिटीज़ दीजिए जो आदमी दे सकती है। फाइनेंशियली जो तुम दे, ठीक है, उसकी तनख्वाह से मत कुछ दीजिए, लेकिन उसके बेटे से का जो है उसमें तो कुछ हिस्सा उसको दीजिए। है इंश्योरेंस का, कोई सीधा साधा है, तुम इंश्योरेंस का भी लेके बैठ गए। इंश्योरेंस तो डिवाइडेड है, वो क्यों आप लेके, क्या तुम्हारी ज़मीन इतना गिर गया है? उन पेरेंट्स से पूछिए जो धक्के खा रहे हैं। वी आर वेल टू डू, हमारा बेटा हमें से टच वुड की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर देम। मैं आज भी तैयार हूँ, अगर PIL डालनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी हम डालेंगे। आपका बेटा मतलब जो लैंग्वेजेस सीख जाते थे, अक्सर पश्तो सीख ली उन्होंने, वहाँ की लोकल कश्मीरी पर पूरी पकड़ थी उनकी, लोकल बन जाना, तो क्या जब वो घर आते थे, इसी घर में उनका बचपन बीता है, बता तो देते कैसे दिनचर्या थी, कैसे वो, क्या कभी सोते भी थे या अक्सर हमेशा इनोवेटिव ही थे? ऐसे ही था उसका। रात को उसको फ़ोन करता है, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर थे दिल्ली में जी। मैं मुसलमानी नाम लेकर के मैं असलम शेख वो बोल रहा हूँ, उन्हीं की आवाज़ में, अपनी मतलब उसी आवाज़ में, कश्मीरी में कश्मीरी में। वो कंफ्यूज कर देते थे। वो यहाँ फ़ोन करते थे रिलेटिव को, कश्मीरी बोलते थे मैं ये बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके, आप कहाँ हो, उठा के ले जाएंगे। कंफ्यूज कर देते, आपको उठा लेंगे हम, आतंकवादी हैं। और बाद में खिलखिला हंस पड़ता था कि मैं जाना, मैं मोहित हूँ। चिंटू, उसको घर का नाम चिंटू था। चिंटू साले तू ऐसे दुख देगा रात को हमें। जोली था बस बहुत बहुत मतलब घर में उसने कभी अपना वो रूप नहीं दिखाया। मतलब बहुत, मतलब मैं कहती हूँ बहुत ही सोबर, बहुत आदमी था। म्यूजिक का बहुत शौक था, गाने का बहुत शौक था, हेल्पफुल बहुत जब था। रेजिंग डे वगैरह होता है यूनिट में, तो पूरी रात पूरे यूनिट को अकेला उठा के रखता था। वो माउथ ऑर्गन बजा लेता था, बेंजो बजाता, गिटार का बहुत परफेक्ट था। पूरी रात जो है वो मतलब एंटरटेन करता था पूरे लोग। मतलब उसके लिए ना कोई अफसर था, ना कोई जवान था। अगर उसका कोई जवान है तो वो भी उसको अपने बगल में बिठा के रखता था। और वहाँ जब वो गश्त के लिए जाता था कश्मीर में, तो जेब में उसकी चॉकलेट होती थी, कहीं टॉफ़ीज़ होती थी, कहीं बच्चे मिल गए, कोई बुढ़ा बीमार है, हाँ बता बीमार हो चाचा के, हाँ उसको इंजेक्शन लगवा दिया, उसको दवाई, मतलब ये सब उसका काम था वहाँ भी, लोकल एरिया में, कश्मीर में भी। उसकी 10 साल की लाइफ में हमें नहीं पता कि उसने पेरेंट्स को क्या दिया, एक पैसा भी। हमें पता है कि हमने क्या दिया कि जितनी उसको सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा हर महीने हम भेजते थे उसके पास। काफ़ी लोगों की मदद करते थे कश्मीर हाँ, में। बहुत ज़्यादा खुल के मदद करता था। तो हम पूछा तो क्यों करता है, कहता है इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है, अगर उनका दुख सुख में साथ नहीं देंगे हम तो वो हमारा कैसे साथ देंगे फिर। तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेना उसकी बहुत बड़ी अच्छी कला। बस पता नहीं, अब देखो जो भी था, ये तो ये कहिए डेस्टिनी थी उसकी आई थी, वरना वो जाने वाला नहीं था। जिस तरह से उसको ऑपरेशंस करता था वो इतनी जल्दी नहीं जाता, पर ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते उस टाइम को। और जिस तरह से उसको गोली लगी है वो भी लोग देख करके कहते हैं कि ऐसी लगी कैसे, पर ठीक है। उनके यूनिट के कई लोग कहते हैं कि उनका दिमाग हम लोगों से कई गुना तेज़ था। वो आगे का देख लेते थे कि दुश्मन अगर यहाँ पे है तो कैसे वो हमला करेगा। मेरे ख्याल से उसकी लाइफ में जितने भी वार गेम्स होते हैं, जितने भी सीडी या मूवी होती थी, कोई नहीं छोड़, उसका पूरा बैग जो था सीडी से भरा जाता था। घर में छुट्टी आता था तो रात को खाना खाया 8 साढ़े 8 बजे, वो सीडी डाली बैठ गया। उनकी बार बार जो है पूरी रात प्रैक्टिस किया करता था। आई क्यों उसकी बड़ी शार्प, आई क्यों इतनी शार्प थी उसकी, स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजन ले जाता था। हालांकि मधुर शार्प है बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी पोस्ट, उसकी पोस्ट जिस बहुत पोजीशन अच्छी में है। उसने उन दोनों आतंकवादियों को मारा है वहाँ पर, पता नहीं वो स्प्लिट सेकंड में डिसाइड कर दिया उसने कि क्या करना है इनका। अगर 1 सेकंड में चूक जाता तो वो उसको मार डालते। मारने वो ले जाते पकड़ के, मारते नहीं है। जब वो ऑपरेशन करके आए होंगे, 2 आतंकवादियों को मारा, तो आपको पता लगा कभी? नहीं, कुछ उसके बाद था ना, जो आपने निजामुद्दीन स्टेशन का पोजीशन थी, आया तो बताया थोड़ा इसने, कुछ नहीं बताता था वो हमारी, कहाँ हूँ कैसे हूँ। उसी कश्मीरी उसमें था, फिल्म पहन रखा था, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो आपने कहा नहीं ये बाल कटवाते नहीं बेटा, क्या कहता है बहुत ज़रूरी है वहाँ पर रहना, इस तरह से। उसी पोजीशन में वो जूनियर कमांड कोर्स होता है आर्मी ऑफिसर्स का, वो हो गया तो उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी फील्ड से गया था वो। तो वहाँ जो उनका कमांडेंट था उसने कहा कि आप ये क्लीन से करो, ये नहीं चलता फौज में,
छोटे बाल करो, दाढ़ी मूछ कराओ। उसने कहा साहब आप ऐसा है, यहाँ तो होगा 3 महीने में आपकी ट्रेनिंग में, और वहाँ रहना मेरे को सालों साल। मुझे वहाँ अपनी ज़िंदगी देखनी है, आपके यहाँ देखनी है। आपको ट्रेनिंग देनी है दो, नहीं देनी मत दो। लेकिन कटवा लिए मैं थे बाल नहीं कटवाऊंगा। कटवा लिए थे उसने। तो थोड़े थोड़े छोटे करवाए, कटवाए नहीं उसने। जिद्दी- तो उसके जिद्दी- बाद में वो बात हेडक्वार्टर तक गई, तो हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन दी गई वहाँ पर कि वो स्पेशल फोर्सेज आदमी है, वो जैसे रहता है उसको ऐसे रहने दो। जिद्दी बहुत था, जिद्दी था, जिद्दी, जो उसको करना है बस। आप कहते हैं कि पॉजेसिव भी था आपको लेकर हाँ, काफी। पर जैसे तो मैं बता तो रही हूँ, मैं इनसे अगर बात कर रही हूँ ना तो मतलब मुंह मेरे इधर बात, मेरे से बात करो आप। किसी के घर बैठे होंगे तब भी ये नहीं सोच रहा कि हम लोग किसी के घर बैठे हैं, मम्मी बात कर रही है, नहीं, ऐसे बात करो। मतलब 1 सेकंड नहीं छोड़ता था। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं कैसे उसके बगैर रह रही हूँ। अभी भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं किसी कोने में इसलिए नहीं थोड़ा सा भी अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि मेरे वो बच्चा भी है जो मुझे देख रहा है। उसको क्या फील होगा अगर मैं उसके सामने अपने आप को ये सोचूंगी कि वो नहीं है, मैं कैसे जीऊँ। नहीं, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। ये तो जिसका बच्चा जाता है उस माँ को पता होता है। ये लोग, उसके फादर ने मुझसे 2 वर्ड कहे थे, रिश्मा के फादर ने, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मेरे से उसने कहा था कि आपका तो बेटा गया है, मेरी बेटी का तो आप तो भूल जाएंगी, मेरी बेटी का तो लाइफ पार्टनर क्या है। मैंने जज साहब के सामने कोर्ट में यही बोला था कि लाइफ पार्टनर लड़कियां रोज़ बदलती हैं, बेटा कभी दोबारा नहीं आता माँ का जाने के बाद। आप देखिए आज के कितने डाइवोर्स और कितने कुछ हो रहे हैं। कौन लड़की टिकना चाह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने और आज़ाद कर दिया। अभी जब उन्होंने शादी की तो आपसे चर्चा की थी? हमने मना कर दिया था, उसने की थी। 2.5 साल रुका रहा वो, लेकिन उसकी जो वहाँ पे आदमी थे वो नहीं माने, उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई है। मतलब कोर्ट मैरिज हुई हो? हाँ, कोर्ट मंदिर में की उन्होंने, जहाँ की उसके बाद कोर्ट से रजिस्टर करा ली। तो अभी उनके जो यूनिट्स के लोग थे, स्पेशल पैरा कमांडो थे, कुछ लोग आपको फ़ोन करते होंगे, अभी भी बात करते कोई हैं नहीं आपसे? बात करता, कोई नहीं करता अभी? कोई नहीं करता। जब वहाँ पे लेडी प्रधान है, वीर नारी तो प्रधान है, माँ बाप कहाँ प्रधान है। मैंने तो एक बार कह दिया था। एक्चुअली वहाँ पे दो डिफरेंस है। जो शहीद होते हैं उसमें 2 ग्रुप हैं। एक तो वो जो अनमैरिड जवान ऑफिसर्स होते हैं। अनमैरिड जवान ऑफिसर्स की जो विल होती है जब ज्वाइनिंग के टाइम पे, वो माँ के नाम लिखी जाती है। उसमें तो सारे बेनिफिट माँ को मिलते हैं, लाइफ लॉन्ग मिलते रहते हैं। जो मैरिड ऑफिसर शहीद होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी विल जो है उसकी शादी होते के साथ जैसे जो ज्वाइन करता है तो उसकी विल जो है उसकी वाइफ नाम कर देते हैं। वो सब कुछ लेके चली जाती है, पेरेंट्स को पीछे छोड़ देती है। तो ये समस्या जो है जो आजकल सोसाइटी में है, ये मैरिड ऑफिसर्स की वाइफ के साथ में है, और इसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ नहीं सोच रही है। उसमें बहुत सी फैमिली हैं जो बिल्कुल भीख मांगने में मजबूर नहीं, है। मैंने तो एक क्वेश्चन ये भी उठाया था कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि 9,000 पेंशन जिस पेरेंट्स को मिलती है उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उसमें उनको भी रखो। जिनके बच्चे जो अनमैरिड शहीद हुए उनको भी मत दो ना फिर। वो तो 9,000 पेंशन मतलब आपको मिलती है? नहीं, नहीं, उनका एक ये आर्मी वालों का क्राइटेरिया नियम है। जब वो डिवीजन करते हैं पेंशन का तो उसमें क्लैरिफिकेशन मांगते हैं आपको कितनी पेंशन मिलती है। तो उसमें उनके यहाँ ऐसे नियम, उस टाइम पुराने ज़माने में आज से 20 साल पहले वो 9,000 पेंशन का था। अगर 9,000 पेंशन है तो आप और किसी बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। वो आज तक भी चला रहा है। अब ये देखो 5th पे कमीशन, 6th कमीशन, 8th कमीशन आ गया। लोगों की सैलरी 1,000 तक। अब जब हमारा बेटा फौज में था तो 15 या 20 हज़ार मिलते थे महीने की सैलरी के। आज 1.5 लाख 2 आज उसको 2.5 लाख मिलते हैं उसकी वाइफ को। तो वो सैलरी बढ़ती चली गई ना, तो जो उस टाइम मिलते थे उसी हिसाब से था वो। तो अभी सैलरी मिल रही होगी उनको या पेंशन मिलती है? नहीं, जो पूरी सैलरी विद ऑल बेनिफिट्स उसकी वाइफ को मिल रही है। शहीद की वाइफ शहीद की वाइफ को मिल रही है जब तक उनकी रिटायरमेंट की एज जब तक रिटायरमेंट की एज होगी। और उसके बाद फैमिली पेंशन मिलेगी। उसको अपनी पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी। खैर वो छोड़ दीजिए सब चीज़ें, लेकिन जब एक रूल आप बना रहे हैं तो इससे लेना देना क्या है? कोई आदमी अपनी मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। ECHS वगैरह जो होते हैं आप लोगों वो कोई नहीं है। कुछ नहीं, CSD की नहीं है जिसमें आदमी पे करके कोई सामान खरीदता है। हालांकि मार्केट आजकल बहुत सस्ती है, CSD से ज़्यादा सस्ती है, लेकिन इनकी गिरावट देखो ना कि कितनी है। जिस यूनिट का भी चीफ होगा वो करेगा अपने उसके लिए, फैमिलीज़ के लिए। तो आप कह रहे हैं कि वक्त आ गया, थोड़ा बदलाव होना चाहिए इसमें? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप मतलब उसको क्यों काउंट करते हैं पेरेंट्स की पेंशन को? या तो आप सभी की काउंट करिए, भाई जो अनमैरिड जाते हैं उनकी भी काउंट करिए, या तो फिर उसको जो बेनिफिट्स हैं वो सबको डिवाइड करिए। कि उस लेडी को क्यों दे रहे हैं आप? वो भी तो अपनी सैलरी ले रही है 2.5 लाख रुपए महीने, फिर उसकी सैलरी उसको क्यों दी जा रही है?
आप ये देखिए 5 लाख मान लीजिए को पर मंथ, 12 पंजे 60 लाख हो गए पर ईयर के, 30% में तो वैसे ही आ गई हो। तो ये तो अपने सोचने की बात है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी। और देखिए पेरेंट्स की वो मत गिनिए आप पेंशन, वो तो उनकी अपनी अर्निंग है जी। बेटे का भी तो कुछ अधिक हक होता है माँ बाप के प्रति, या नहीं होता कुछ भी? आज वो होता तो हम ऐसे खड़े होते, हम अपनी पेंशन पे जी रहे होते। वो होता लो मम्मी चलो आप यहाँ करो, मैं जा रहा हूँ आपके, बड़ा करता है ना, हमें बुलाता है, टिकट भेजता है, जाता है, हर चीज़ का इंतजाम करता है हमारा। आंटी जब वो छुट्टी पे आते थे शहीद मेजर मोहित शर्मा आपके बेटे, तो कैसे, क्या यादें हैं, आप कैसे आपको ले जाते थे? आप कहते आपको छोड़ते ही नहीं थे। तो मैं तो जैसे बैठी हूँ, मैंने कहा मुझे तो आज भैया अपने ब्रदर से मिलने जाना था। नहीं नहीं मेरे पास आज टाइम नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, जहाँ जाना है मैं चली जाऊँगी, जैसे जाना होगा। आधे घंटे बाद आते अपना सज धज के, कपड़े वपड़े पहन के, सूटेड बूटेड, अभी तैयार नहीं हुई। मैंने कहा किस लिए? कि आपको तो जाना था मामा से मिलने। मैंने कहा तुमने, खड़े हो जाओ जल्दी से, मैं चल रहा हूँ। कहीं नहीं जाना होता था, वहाँ जाके अपना उनके बच्चों के साथ गप्पे मारना, वहीं बैठे रहना रात। मैंने कहा चले घर के नहीं, अभी रुक जाओ। तो ये उसकी आदत थी, पहले मना कर देना और फिर जो है पकड़ के खींच के लेके जाना, चलो आपके साथ जाना है मुझे। तो बहुत मतलब उसका बहुत बहुत प्यार था सब लोगों से, सब लोगों को बहुत याद आता है। अच्छा, उनकी यूनिट के कई कमांडो कहते हैं कि वो एक बार जिससे मिल लेता था उसका आदमी ही उसका हो जाता था। ये तो कहते थे कि उसको भूल नहीं पाता था। तो वो ऐसा आदमी थे कि मतलब हर किसी का प्यार ले लेना, यानी सामने वाला बहुत इम्प्रेस हो जाता था उनकी क्वालिटीज़ से। तो ये क्या गॉड गिफ्टेड मतलब उनको, या आपने कुछ वैल्यूज़ ऐसी दी? नहीं, ये मेरे घर का कुछ रूल है। मेरे घर में जो आता है उसकी पूरी रिस्पेक्ट उसको मिलती है, और वही बच्चों में है, मधुर में भी है, मोहित में भी है। इतना प्यार करते हैं लोग लोगों से, हद से ज़्यादा। तो ये फैमिली का है हमारी का थोड़ा सा, और उसके अंदर जो जज्बा है वो फैमिली से आया हुआ है। हर एक आदमी से प्यार से मिलना, उसको कहना चाय पिलाओ, ये बनवा दो मम्मी, ये करा दो। मैं कहती हूँ जब वो एनडीए में था, मेरे ख्याल से मेरे घर में 8-8 7-7 बच्चे पड़े रहते थे। आज उसका कोई भी बच्चा यहाँ नहीं आता, कोई भी उसका कोर्समेट जो, भाई हमने क्या गुनाह कर, तब भी तो आप लोग आते थे। खूब खाना बना के खिलाया जाता था, सब कुछ होता था। मैं चली जाती थी, बना के जाती थी, नौकर था घर में, शाम को मैं आती थी। फिर रात को मोहित उनको छोड़ने जाता था उनके घर। तो वही है ना कि मतलब लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। उसने जो कुछ दिया है लोगों को, बहुत दिया। मैं बता रही हूँ, हमारे पड़ोसी, हमें इतना याद नहीं आता जितने हमारे लोगों को याद आता है। हमारे बराबर में एक लेडी रहती है, उन्होंने शायद उनकी आँख में फ्लू वगैरह हो गया होगा, ये छुट्टी आया हुआ था। कह रहा है क्या हो गया आंटी, बुढ़ापे में भी दिन में भी चश्मा लगाए घूम रही हो? बेचारी हंसने लगी, बोली चिंटू तू बहुत बदमाश है, तो अभी भी इतना बड़ा हो गया तू नहीं सुधरेगा। तो अभी भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनको याद आती है। तो उसके बच्चों के फोटोग्राफ्स हैं, उसकी बर्थडे में जैसे गए हैं, तो कहती दीदी मैं निकाल के दूंगी आपको। मैंने कहा ठीक है दे देना। तो आपको दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन गर्व महसूस होता है कि एक ऐसा बेटा पैदा किया जिसने पूरे देश में नाम रोशन किया, और जो हज़ारों युवाओं का आज मतलब रोल मॉडल है। गर्व के साथ साथ उसकी मेमोरीज इतनी ज़्यादा हैं कि आदमी एकदम से आधा हो जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि उन यादों से थोड़ा सा हट के चलें, लेकिन नहीं हो पाता। बहुत कोशिश के बाद भी नहीं हो पाता है। कभी कभी तो इतना महसूस होता है कि हम कहाँ जाएं। मेरे यहाँ एक फैमिली रहती थी, ये मकान तब तक हमने हमारा बना था तो हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया था। फिर हमने शिफ्ट किया तो उन्होंने खाली नहीं किया, तो हम पीछे के पोर्शन में रहे। तो उनका एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड था। वो हर वक्त मुँह से ऐसे गिरता रहता था, कभी पत्थर मार देता था, कभी कुछ ऐसे, मतलब उसका झूठा खा लेता था। एक दिन मैंने कहा कि तुम ऐसे झूठा क्यों खा लेते? कहते मम्मी अगर मैं ऐसा होता तो मतलब उसकी फीलिंग्स देखो उस बच्चे की, क्या जवाब देगी? मैं ठीक है बेटे खत्म। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो था, बहुत दयालु था। पता नहीं उसने कैसे इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, मैं नहीं बता सकती। जैसे अंकल बता रहे हैं कि आतंकवादियों का खात्मा करना चाहते थे हमेशा, बहुत, हाँ वो तो कि मुझे जल्दी ठीक है। हमेशा वॉलंटियर किया उसने, आज फील्ड में जाने के लिए हमेशा वॉलंटियर किया है। जब भी गया है कोई मौका आया, वो मौका छोड़ा नहीं उसने। मतलब अपने सीईओ को कहा कि मुझे भेजिए। हाँ ऐसे होता था। इवन जब वो आर्मी में था तब तो कैप्टन ही था, मेजर ही था, तो उसके लिए ऑफ़र आया, उसके लिए एडीसी टू आर्मी चीफ। तो यूनिट रिकमेंड का नाम भेजा इसका, तो यहाँ आया आर्मी हेडक्वार्टर।
तो उनके 2-3 लेवल के इंटरव्यू होते हैं। पहले मिलिट्री जो असिस्टेंट है वो देता है, फिर नेक्स्ट ईयर देता है, तब फिर 1-to-1 जो है वो इंटरव्यू होता है आर्मी चीफ का। तो इसने घुसते पहले वो कहते हैं सर ऐसा है, मैं फौजी आदमी हूँ, ये दरवाज़ा बंद करना खोलना आर्मी चीफ का मेरे बस की नहीं है, आप मुझे फील्ड में जाने दो। अब कोई भी दूसरा आदमी होता तो वो ये कोशिश करता मैं किसी ADC बन जाऊँ। तो जो ADC बन जाता आर्मी चीफ का, उसके रिलेशन ऐसे डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे कि वो अपनी पीसफुल लाइफ गुजार देता है बाद में। तो उसने आउटलेट मना कर दिया, मुझे आर्मी चीफ के साथ नहीं जाना है। नहीं, इतना वॉलंटरी कोई नहीं होता जितना मोहित था। कितना भी उसको शायद अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं था, मुझे तो यही लगता है। हम लोगों से प्यार था, सबसे प्यार था, लेकिन अपनी ज़िंदगी से उसे ये लगता था कि कुछ भी करूं, डू एंड डाई वाला सिस्टम था उसका। वो एक ऐसा बंदा था, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका बेटा बताता है कि आंटी वो वहाँ आ गया एक दिन सुब्रतो पार्क, वो तब वो थे एयर कमांडो थे, तो उनको वहीं मिला हुआ था सुब्रतो पार्क में। तो ये दिल्ली आया हुआ होगा वहाँ पर, तो उनके घर चला गया कि भाभी मुझे खाना वाना बना के खिलाओ। तो वहाँ बैठा होगा तो उनका बेटा भी था। कहते हैं उसने आँख बंद कर ली, चिंटू कहते हैं आंटी हमने आँख बंद कर ली भैया की, और उसने अच्छे से कपड़ा बांध दिया आँख पर। कहते हैं उसने पूरी मतलब अपनी वो रिवॉल्वर खोल ली आँख बंद करके और पूरी उसको वाइंड अप कर दी। उसको इतना था उसके अंदर, प्रोफेसर ही एकदम मतलब उसको कंट्रोल था पूरा उसको। कोई, हाँ उसको पूरा कंट्रोल, अपने वेपन्स पे कंट्रोल था, अपने हाथों पे कंट्रोल था। अब ये देखो ये तो कि वो समझ लीजिए कि कोई ग्रह ही थी कि जो उसको ले गए इधर, स्नाइपर ने कोई कहता है मारा है, वो जाता नहीं वैसे इतनी आसानी से। ये बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। चलो ठीक है, देश के लिए क्या है। तो उस समय बुलेट प्रूफ जैकेट थी या? बताते तो नहीं, जैकेट अगर ये साइड की पोजीशन होती है, ये थोड़ा बंदर भी होती है, जी, तो अगर साइड से गोली आई तो वो नहीं बचा पाती। फ्रंट और बैक तो ठीक है, तो बगल से थोड़ी ढीली होती है, तो साइड से आई आर पार निकल गई वो। इसकी तो जो बाइक बनेगी ना, वो शांतिपूर्वक बनेगी, इसमें ऐसा हलचल नहीं होगा जैसे इसने किया है। आदित्य धर ने जो बनाई है ये धुरंधर, ये ऐसी धुरंधर नहीं बनेगी। ये तो कमर्शियल मूवी है ना, कमर्शियल, उसकी वार मूवी बनेगी उसकी तो, उसकी तो बहुत, और वो डिफरेंट टाइप की। ये फ्रंट वाली कन्वेंशनल वार नहीं होगी वो, ये आपके जो है ऑपरेशन की वार होगी। ये बिल्कुल डिफरेंट है। और उसकी लाइफ की जो बनेगी बाबा उसमें 80% 90% जो है वो वार से रिलेटेड होगी। वो उसमें रोमांस का प्यार करते हैं बहुत लिमिटेड, थोड़ा बहुत हो सकता है। वो तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। 1.5-2 घंटे तो उसमें ही 2 घंटे तो निकल जाएंगे इन 2 ऑपरेशंस में, एक तो सोपिया वाले में और एक जिसमें इसको वो मिला है सेना मेडल। एक में तो इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो मिला था, दूसरे में सेना मेडल है, तीसरे में अशोक चक्र है। तो एक में तो शादी दिखा देंगे, तीसरे में उसको अशोक चक्र लेते हुए दिखा देंगे, और बाकी तो इसका अपना ही है। बाकी अभी देखो वो जाने जो बाइक बनाएगा, मतलब जो हमारा व्यू है वो यही है। वो ट्रेनिंग में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। वो जब इंस्ट्रक्टर था, अरे बाप रे, बड़ा बेलगांव के अंदर, तो वहाँ रात में वो होती थी रेस, तो पूरा बॉडी में वेट डाल के रात में पहाड़ी इलाके में बेलगांव में तो जाया करते थे। तो जैसा हमको वहाँ बताया किसी ने, तो वहाँ पे ब्रिगेडियर सावंत थे वहाँ पर एक जो चीज़ें थे, उनका भांजा अंडर ट्रेनिंग था। तो अब जो जैसा अब कमांडेंट का भांजा है तो उसमें तो रियायत मिलनी चाहिए कुछ। तो रात को इनको फालिन होती है होती है, जाते हैं, तो ये अपनी मोटरसाइकिल दे गया, तो वहाँ पे काउंटिंग की, तो जैसे सब लोग अटेंडेंस देते थे तो पता है वो आदमी वो नहीं यहाँ पर, तो इससे पता है वो कहाँ होगा। तो इसने अपनी बुलेट उठाई और ब्रिगेडियर सावंत के दरवाजे जाके नॉक किया इसने। तो जो गेट कीपर था वो पहचान गया कि मेजर शर्मा है, तो ये अंदर गया और बेधड़क हो गए। तो वहाँ डाइनिंग हॉल के अंदर खाना खा रहे थे उसके मामा जी, मामी जी और भांजी जी। तो इसको देख कर सफ़ेद हो गया, एकदम रंग उड़ गया उसका। कहना भी यहाँ कैसे, आपको वहाँ जाना था? कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है। तो देखा मेडिकल सर्टिफिकेट देखो आपका। उसको वहाँ से उठाया, बाइक पे बैठाया और खड़ा कर दिया उसको जाके, रात में दौड़ाया उसको। फिर अभी एक जूनियर का मेरे पास कहता ट्रेनिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और आपने उस वीडियो देखा, बड़ा स्नैक चार्मर था वो। वहाँ बेलगांव के अंदर जो जितने भी खतरनाक सांप हैं उन सबसे खेलना उसके लिए आदमी यहाँ पे खेलता होगा, उसके उसमें है शायद फोटोग्राफ्स हैं उसके। फोटोग्राफ में भी है, वीडियो वगैरह भी है उसकी। जितने भी खतरनाक स्नैक्स होते थे उन सबसे पक्की दोस्ती थी इसकी। सबको पकड़ के सबको उठा के ले आता था, रिंग पे लाता था, उनसे साथ खेल खिलाता था। थैली में बंद करते थे। बहुत बहुत ये घर में कभी मतलब इधर आसपास नहीं, वहीं सीखा जाके? नहीं, हमारे यहाँ सांप का कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली में रहे तो वहाँ नहीं था, यहाँ भी नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं फियरलेस, इसीलिए किताब आई है मोस्ट फियरलेस। अभी एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था, वहाँ है वो देहरादून में, वो लड़का कर्नल रिटायर्ड, उसने रिटायरमेंट ले लिया। वो कह रहा है आंटी हम एक टर्म जूनियर थे,
सर ने हमें जो घुमाया है ना, बता नहीं सकते थे। कहते चिढ़ा चिढ़ा के खुद तो कोल्ड कॉफ़ी पीते थे और हमें मतलब फटीक कराते थे, हमें पनिशमेंट मिली होती थी। कहते फिर हमें बहुत प्यार भी करते थे, हमें बिठा करके फिर बहुत सिखाते थे, समझाते थे, फिर खिलाते पिलाते भी थे। वो लड़का शायद उसका वो है क्या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने शादी भी नहीं करी है। देहरादून के थे आप जी। उसका फादर भी शायद पीएनबी से रिटायर्ड है। ढूंढ ढूंढ के लोग मुझे भेजते हैं मैसेज। मगर जो लोग याद हैं उसके जो अपने कोर्समेट रहे, साथ के रहे, तो जिसकी जब दिमाग कोई मेमोरी है तो सब शेयर करते हैं। सब शेयर करते हैं। वो मेरे से इसलिए करते हैं क्योंकि वो तो उसमें है, फौज में है, और उसको इतना पता भी नहीं होगा। बच्चे मेरे साथ बहुत रहे हैं, क्योंकि जितने भी एनडीए के थे इसके कोर्समेट और जूनियर्स भी, सीनियर भी आए हैं मेरे पास। ऐसा नहीं है, सीनियर भी, उसके 2 भाई तो एक साथ ही हुए थे एनडीए में, तो एक सीनियर था भाई, एक जूनियर था। तो जब वो कैप्टन था हैदराबाद में 5 मद्रास में, तो ये बेचारा लेफ्टिनेंट था मोहित। बहुत बहुत शुक्रिया। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर भले ही नकार दें कि धुरंधर फिल्म का मेजर मोहित शर्मा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज हमने आपको बताया कि असली धुरंधर यानी मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी कैसी थी। उनके माता पिता ने पूरा शुरू से आखिर तक बताया कि कैसे मेजर मोहित शर्मा इंडिया के मोस्ट फियरलेस फाइटर थे और जाते जाते भी वो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा गए। कहा जाता है कि पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में उनके नाम का ऐसा खौफ था कि पाकिस्तानी आतंकी उनसे थर थर कांपा करते थे। तो शहीद मोहित शर्मा के लिए मैसेज देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।